हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो 2 अप्रैल में जो चीज़ें न्यूज़ में थी उसे आज हम यहाँ पे देख रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो अब देखिए, जो मालवान एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये भी न्यूज़ में था। हम्पबैक व्हेल है जो बाल्टिक सागर में थी, वो न्यूज़ में थी। फिर इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो न्यूज़ में था। अगर हम बात करें यहाँ पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, फिर टेबरनाथ डेजर्ट है, संशोधक है ना, ये सेंचुरीज़ हैं जो 3 न्यूज़ में थी। तो इस तरह से अगर आप देखो 11-12 टॉपिक न्यूज़ में थे। उन्हीं 11-12 टॉपिक हमने एमसीक्यू में यहाँ पे कवर किया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इस फ्री पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो में लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता है कमेंट करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने जून से लेकर अब तक का सारा करंट डे बाई डे कवर किया है, तो आप आसानी से करंट अफेयर वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे पहली न्यूज़ से ही आ जाते हैं, स्टार्टिंग से चलिए देख लेते हैं। ये जो मालवान एंटी एयरक्राफ्ट है वो क्यों न्यूज़ में था और क्यों जानना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हाल में क्या हुआ कि एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर होता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला देश है वो जब सबमरीन लेके आता है, सबमरीन में तो समझ रहे ना कि ये पानी है, वाटर है, और सबमरीन उसके अंदर आ रही है। ठीक, अब सबमरीन की न्यूक्लियर लेस भी होती है, बहुत पावरफुल होती है, हमारे कोस्टल रीजन को अटैक कर सकती है, शिप्स भी अटैक कर सकती है। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम बहुत सारे एंटी सबमरीन जो वेपन्स है वो डेवलप करते हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ, जो मालवन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अभी इंडियन नेवी को मिला है। शैलो वाटर मतलब क्या, 2 टाइप का वाटर जोन मिला, जैसे कोस्टल रीजन है ना, तो जो ये वाला रीजन है यहाँ पे आपको शैलो वाटर मिलेगा। मतलब क्या, ये सरफेस के और जो ओशन का ऊपर का लेवल उसके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है ना। वहीं ये डीप वाटर होते हैं, मतलब गहरे होते हैं, इस वाले रीजन में डीप वाटर होता है। तो यहाँ पर शैलो वाटर क्राफ्ट के लिए हमने यहाँ पर मलवान को अभी नौसेना ने हमारी अडॉप्ट किया है। अब इसको किसने बनाया है, तो अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, जो पहला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है कि इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और ऐसे बेसिकली 8 टाइप के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बना रही है। इसका यही मतलब होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। अब उनमें से एक ये है ना, तो एक तो ऑलरेडी बन गई, दूसरा है। ठीक, तो पहली बात ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मालवन है, इससे पहले भी एक मालवन हुआ करता था जो 2003 तक भारत की सेवा दी, उसके बाद ये रिटायर हो गया था। अब वर्तमान में ये इसका भी नाम मालवान रख दिया गया, और इसका वजन अगर आप देखोगे लगभग इसकी क्षमता 1100 टन विस्थापन क्षमता इसकी है ना। और वाटर जेट जो propulsion इंजन है उससे चलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो वाटर जेट propulsion इंजन है उससे चलता है। तो ये इंजन है, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। ये क्या करेगा, पानी के नीचे निगरानी करेगा, कोस्टल रीजन निगरानी करेगा, और हमारी जो वार कैपेसिटी है उसको भी बेहतर करेगा। तो ये अभी बेसिकली आपको जानने को मिलेगा इस करंट अफेयर के माध्यम से। अब बहुत सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स मिलेंगी। जैसे पहला तो ये है कि आपने देखा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, किसने डेवलप किया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो पहला ऑप्शन आपको लगे करेक्ट ही है। दूसरा, द वेसल इज डिजाइन फॉर द वेराइटी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसने तो बनाया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये दूसरा है कि नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में दो चीज़ें हैं, दो फैक्ट हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा कि द वेसल इज डिजाइन फॉर वेराइटी ऑफ रोल्स, अलग अलग रोल्स के लिए बनाया गया है, जैसे अंडर वाटर सर्विलेंस, माइन वारफेयर, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन। तो ये तो कहीं ना कहीं आसान लग रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट बेसिक है, हो सकता है ये बात यहाँ पे करेक्ट हो। ठीक है, दूसरा हम करेक्ट मान के चलेंगे। तीसरा, इट फीचर एन इंडिजेनस कंटेंट ओवर 80% प्रपोल्ड बाई ट्रेडिशनल ट्विन स्क्रू propulsion सिस्टम। इसमें 80% स्वदेशी सामग्री है। यह जो पारंपरिक ट्विन स्क्रू प्रोपलर है प्रणाली उसके द्वारा संचालित होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है कि मलवन जो क्लास है ना, वाटर जेट प्रोपल्शन का यूज होता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वाटर जेट प्रोपल्शन का यूज होता है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे ट्विन स्क्रू प्रोपल्शन की बात हो रही थी, वाटर जेट प्रोपल्शन का यूज होता है, इस वजह से ये गलत होगा। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल जो ये था प्रोपल्शन था उसका यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर जेट का यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें 8 शिप बनने हैं, है ना, तो इनमें से 4 कौन बना रहा है, 4 बना रहा है कोलकाता शिपयार्ड लिमिटेड, है ना, कोलकाता शिपयार्ड लिमिटेड, और 4 कौन बना रहा है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, 8 ये बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है,
अगला जो टॉपिक है हम्पबैक व्हेल के बारे में। हम्पबैक व्हेल क्यों, लेकिन क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर में फंसी थी और वहाँ से ये फ्री हो गई और बाल्टिक सागर में फिर से चली गई। तो अगर आप बाल्टिक सागर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने ये यूरोप देखा है ना, यूरोप देखा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरह का ऊपर वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको नॉर्वे मिलेगा, है ना, स्वीडन मिलेगा। अब यहाँ पर 3 देश आपको मिलेंगे, एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया, ठीक है ना। तो एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, और यहाँ पर थोड़ा सा एक पार्ट रसिया का भी मिलेगा। ये वाला जो रीजन बिलोंग कर रहा है, ये वाला बाल्टिक सी को बिलोंग करता है। इसे बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है इन तीनों को, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया को। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी इस टाइप का मैप में दिखा दी कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस वाले रीजन में क्या है, रसिया है, ठीक है ना। इधर क्या है, वेस्ट में, ईस्ट में रसिया है, ठीक है। तो एक तो ये आपको जानना जरूरी है। अगर ओवरऑल अगर आप उसका मैप देखो, यूरोप का मैप देखो, तो यूरोप का मैप कुछ इस तरह से बनता है। यूरोप का मैप कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सी, ये तीनों ओशन मिल जाएंगे। यहाँ पे यूके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात की जाए कि जो हम्पबैक जो व्हेल है ना, ये गर्मियों में क्या करती है, पोल की रीजन की तरफ जाती है, ठीक है ना। और सर्दियों में क्या करती है, इस रीजन की तरफ, अर्थ की तरफ। तो ये अर्थ है ना, ये अर्थ वाला रीजन, ये अर्थ हो गई। अब ये वाला पोल्स हो गए, ठीक है, ये पोल्स हो गए। ये जो हो गया इक्वेटर लाइन हो गया, ट्रॉपिकल लाइन हो गया। तो गर्मी में क्या करेगी, जब पानी गर्म होगा तो ये इधर की तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है, इधर की तरफ मूवमेंट करेगी। वहीं जैसी सर्दी आती है, तो सर्दी में क्यों पानी गर्म उसको चाहिए होता है, तो इधर से इधर की तरफ मूवमेंट करेगी, इधर की तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो ये यात्रा करती रहती है, माइग्रेटरी स्पीसीज है, इस वजह से न्यूज़ में थी। बात की जाए IUCN में क्या है, इसका IUCN स्टेटस है, तो IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है। तो तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, इंडेंजर्ड लीस्ट कंसर्न है आप इसका, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। लीस्ट कंसर्न जब ऑप्शन है तो तीसरा हटा दो आप, ये हट गया, ये हट गया। अब इन दोनों में से क्या होगा, दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है कि बबल नेस्टिंग के बारे में है कि इज ए कोऑपरेटिव फीडिंग बिहेवियर यूनिक इन हम्पबैक। तो एक कोऑपरेटिव फीडिंग मतलब साथ में खाने की जो प्रक्रिया, उसे बबल नेस्टिंग कहते हैं, जो इनमें देखी जाती है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ये जो है बबल नेस्टिंग में देखी जाती है, ठीक है। बबल नेस्टिंग की जो प्रक्रिया जो साथ में खाना खाने की, ये इनमें देखी जाती है, बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो पहला, दूसरा करेक्ट है, तो पहला और दूसरा ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये रॉकक्यू फैमिली की है। तो ये तो मतलब देखिए कुछ स्टेटमेंट डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट जब आपके एलिमिनेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों न्यूज़ में था। अब देखिए, बीमा, हर एक जो भारत में डिपार्टमेंट, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी है। जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है, RBI बनाई गई है। उसी तरह जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसको रेगुलेट करने के लिए IRDAI बनाई गई है। IRDAI न्यूज़ में क्यों थी, IRDAI ने जो बीमा सेक्टर है उसके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू कर दी हैं। अब आपके मन में दो चीज़ है, एक तो भाई ये IRDAI क्या होती है, दूसरा इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, ठीक है। देखिए, भारत में अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है खाते बनाने, खाता बही की, उसमें पहले इंडिया गैप लागू हुआ करता था, इंडिया गैप लागू हुआ करता था, ठीक है। जिसे किसने बनाया था, ICAI ने बनाया था, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, ठीक, 1956 एक्ट के तहत। उसमें 18 स्टैंडर्ड थे जो हिस्टोरिकली बेस्ड थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, 2015 मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है, MCA जिसको कहते हैं, MCA, तो MCA ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो MCA ने इसको अधिसूचित किया 2015 में, है ना। और क्या हुआ कि IFRS के साथ, IFRS बोलो क्या है, तो इंटरनेशनली अगर आप देखोगे ना, तो अकाउंटिंग के लिए एक स्टैंडर्ड IFRS के साथ बोलते हैं, तो उसके साथ उसको चीज़ों को फॉलो करके इंड AS बनाया गया, ठीक है ना। तो इसमें पर्पज़ क्या था कि ट्रांसपेरेंसी रखना, बेहतर रिप्रेजेंटेशन करना, ये सब काम करना इसका पर्पज़ था, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भारत में अकाउंटिंग के संबंध में स्टैंडर्ड बताता है। वहीं IRDAI के बारे में कहा था, तो मैंने आपको बताया रेगुलेटरी बॉडी जिसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, एक लीगल बॉडी है 1999 में, ठीक है ना। अब इसमें एक अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है, 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, 4 टेम्पररी मेंबर होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हैदराबाद में।
हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, तो कहीं ना कहीं हमें डाउट ये लग रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे करेक्ट है नहीं आपको बताना है, तो सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकरेक्ट हो जाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट यहाँ पे सही है। देखिए बाकी सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, ये वाला पूरा पार्ट ही करेक्ट है, ये वाला बस यहाँ पे आप मात खा गए। ठीक है, दूसरा पहला ऑप्शन हटा दो आप, तो अब कौन कौन सा बच रहा है, ये हट गया, ये हट गया, अब इन दोनों बच रहा, मतलब 3 तो करेक्ट है। ठीक है ना, और इरडाई और हैदराबाद ये तो आपने देख भी लिया कि ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, दे रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग टुवर्ड अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच इन्वॉल्विंग फेयर मेजरमेंट। तो भाई ये जनरल स्टेटमेंट है ना कि हम पुराने से नए स्टैंडर्ड में जाएंगे तो फेयर वैल्यू मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तभी तो हम जाएंगे, नहीं क्यों जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा तीसरा दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमको किसके बारे में मिल रहा है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में मिल रहा है। भारत में ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट हो गया है, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा। अब भाई ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में प्रश्न किया है कि ग्राम स्वराज पोर्टल जिसने 3 लाख करोड़ से अधिक भुगतान को सुगम बनाया, मुख्यतः किस प्रणाली में इंटीग्रेट किया गया है ताकि रियल टाइम फंड फ्लो में क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए भाई इसको लॉन्च कब किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था। ई गवर्नेंस और पंचायती राज को आपस में जोड़ने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही PFMS से जुड़ा है, PMFIS नहीं, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है। इसका पर्पज़ क्या था कि जो पब्लिक तक पैसा जाता है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, बजट वगैरह में प्रोसेस में दिक्कत ना हो, तो ये सारा इसका यहाँ पे पर्पज़ था। ठीक है, अब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तबरनेस डिजर्ट के बारे में, रिकॉग्नाइज एज द ओनली ट्रू डिजर्ट मेनलैंड यूरोप, इज लोकेटेड विच रीजन ऑफ स्पेन। स्पेन का मैप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वर्ल्ड का मैप है ना, ये वर्ल्ड का मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का मैप है। तो ये वाला जो रीजन वो क्या हो जाता है, ये वाला पूरा रीजन क्या है, अटलांटिक है ना, ये वाला पूरा रीजन अटलांटिक है। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है क्या, अफ्रीका, आपको पता होगा ये इस तरह का अफ्रीका है। स्पेन यहाँ से शुरू होता है, सबसे पुर्तगाल होता है, फिर स्पेन आता है। ठीक है ना, ये यूरोप का पार्ट है, ये इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेन है, इस वाले रीजन में, इस वाले स्पेन देखने को मिलेगा। तो स्पेन में ये डिजर्ट है ना, तो स्पेन के किस रीजन में डिजर्ट है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अदुलाशिया। अदुलाशिया में तेबरनेस डिजर्ट है ना, कहाँ पे, अदुलाशिया में। और कोत्ता डिजर्ट कौन सा है, तेबरनेस है, कहाँ पे, स्पेन में। ये तीनों फैक्ट आप यहाँ पे याद रखिएगा, न्यूज़ में क्यों था मैं कुछ देर में आपको बताऊँगा, पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि तेबरनेस डिजर्ट अदुलाशिया है, स्पेन में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संशोधक सर्वे वेसल, संशोधक सर्वे पोत हाल ही में क्या हुआ, भारत यार्ड 3028 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने सौंपा, किस श्रेणी का पोत है। अब अगर आप देखो तो 4 सर्वे वेसल स्कीम्स के अंतर्गत ये 4th वेसल है, जिसे कोलकाता शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है ना, इस परियोजना की शुरुआत 2018 में ही हो गई थी, जिसमें अन्य जहाज कौन कौन से बने, पहला बना INS संध्याक, फिर INS निर्देशक, फिर INS लक्ष्य और INS संशोधक, 4 बन गए। ठीक है, तो क्या है, कौन कौन से, संध्याक, निर्देशक, लक्ष्य और संशोधक, 4 ये पोर्च बन गए है ना। 4 सर्वे व्हीकल समझ गए, आपकी तटीय निगरानी करेंगे, नेवल की निगरानी करेंगे, ओशिनोग्राफी का डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये डिफेंस के लिए नहीं है, ये निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए है। किस सीरीज़ के हैं, क्या कलवरी सीरीज़ के हैं, क्या ये सबमरीन है, भाई सबमरीन तो है नहीं ना, सबमरीन सर इनका कोई लेना देना नहीं है, तो जहाज़ टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मुझे लगता है गलत ही हो जाएगा। दूसरा, ये क्या है, नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स भी नहीं है, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होती है। ये सर्वे वेसल्स हैं। ठीक है, क्या है, सर्वे वेसल्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया कि सर्वे करने के लिए बनाए गए हैं। 4 का पर्पज़ था, संधाक, संशोधन, निधि, इनका नाम भी वैसा नहीं है ना, तो डिफेंस वाले का नाम भी एकदम खतरनाक होता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है किसके बारे में, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, इनको पेयर्स करना, जैसे दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कहाँ पे है,
तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में आपको पता होना चाहिए कि बाघ की संख्या देश में दूसरे स्थान पर है, हाथी की संख्या में देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है बाघ में? मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटका है। फिर जेसोर स्लॉथ बियर की सेंचुरी गुजरात में है, और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। इनमें न्यूज़ में कौन सी थी? इनमें न्यूज़ में थी कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि यहाँ पर हिमालयन ताहर देखा गया। कौन सा देखा गया? हिमालयन ताहर देखा गया। ये जो कुगती है ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। ठीक है ना। इसके आसपास में धौलाधर और तुंडा ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व देखे जाते हैं। आइबेक्स, कस्तूरी मृग, हिमालयन ताहर यहाँ भी देखे जाते हैं। न्यूज़ में क्यों आ गया कि यहाँ पर रेयर मादा एल्बिनो हिमालयन ताहर देखा गया, फीमेल एल्बिनो जो देखा गया, इस वजह से कुगती न्यूज़ में आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर 3 के तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिटुमिनस के बारे में भी देखेंगे, और नेशनल जो काउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। स्पेन वाला न्यूज़ में क्यों थे? स्पेन ने अमेरिका सैन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, भाई हमारे यहाँ से नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे न्यूज़ में आ गई, इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब बात करें यहाँ पर स्लॉथ बियर की। स्लॉथ बियर यहाँ पे कहाँ गया? स्लॉथ बियर भी न्यूज़ में था, देख लेते हैं, गिव मी सेकंड। स्लॉथ बियर में न्यूज़ में था। स्लॉथ बियर के बाद थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं भाई, ये न्यूज़ में इसलिए था कर्नाटक में स्लॉथ बियर भालू को पकड़ा जो गांव में घूम रहा था। तो 8 भालू की जो प्रजाति होती हैं उनमें से एक होता है, और ये अगर आप देखोगे ना एशियन कंट्रीज में देखा जाता है। स्लॉथ बियर लिख लीजिएगा, स्लॉथ बियर न्यूज़ में था। स्लॉथ बियर के बारे में फैक्ट लिख लो आप। स्लॉथ बियर का फैक्ट ये है तो कि IUCN में क्या है इसका स्टेटस? IUCN स्टेटस का वल्नरेबल या सुभेद है हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं। फिर साइट्स की जो सूची उसमें क्या है इसका? अपेंडिक्स 1 में है, अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसमें है? शेड्यूल 1 में है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत है, नेपाल है, श्रीलंका, भूटान में देखा जाता है। रात्रिचर नॉकटर्नल है, न्यूज़ में था। 8 विश्व में प्रजाति है, उनमें से एक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक किसके बारे में है। अगला टॉपिक यहाँ पर है ये इसके बारे में, क्या नाम? बिटुमिनस के बारे में। बायो बिटुमिनस न्यूज़ में क्यों था यहाँ पे? तो बायो CSIR है जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसने बायो बिटुमिनस फ्रॉम लिग्नोसेल्यूलोसिस बायोमास फ्रॉम द फॉर्म रेजिड्यूज टू रोड, मतलब एक पहल है जिसका पर्पज़ क्या है? खेत से लेके रोड तक बायो जो लिग्नोसेल्यूलोस है ना, मतलब कि जैसे मान के चलो कि गन्ना वगैरह के बाद जो अपशिष्ट बचता है ना, एक तरह से देखो तो उनका क्या किया जाता है? उनका एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे क्या किया इसका रोड बनाने में उनका यूज़ किया जा सके। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि बड़े स्तर पर जो CSIR इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है ना। अब ये जो बायो बिटुमिन है, तो बायो बिटुमिन नॉन पेट्रोल आइटम है, नॉन पेट्रोलियम है। ठीक है ना। एसफाल्ट का जो एसफाल्ट होता है जिसको आपने शायद डामर या कुछ भी ऐसा सोचते होगे, तो उसका ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है, जिसमें वेजिटेबल ऑयल है, फॉर्म का रेजिड्यू होता है, बायोमास होता है, इन सब का प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है और इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ये कार्बन इमिशन भी कम करता है और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नोलुलोसिक बायोमास। ठीक है। टाइटेनियम क्रोल प्रोसेस, टाइटेनियम के इमिशन उसके संबंधित है। ठीक है ना। तो ये बात इसके संबंध में न्यूज़ में थी, है ना। क्रोल जो प्रोसेस है वो टाइटेनियम का जो बनाने उसके उस प्रोसेस के संबंध में आता है। तीसरा स्पर्मेसिटी, स्पर्म व्हेल के सिर में तेल जैसी थैली होती है, उस पर में सटाई बोला जाता है, इस पर में सटाई बोला जाता है। चलिए इसका भी सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नाक न्यूज में क्यों था? आपने इस एजेंसी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देती है। नाक ने किसी विश्वविद्यालय कॉलेज को नई मान्यता नहीं दी गई है इस वर्ष में। ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। और नाक को इस्टेब्लिश किया गया था NEEC को 1994 में। यह यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन UGC के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो हाई क्वालिटी के एजुकेशन मेंटेन हो उसको ध्यान में रखती है। अभी न्यूज़ में ये भी था गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसको नाक में बहुत अच्छी रेटिंग मिली है, तो ऐसा कैसे हो गया ये सभी विवाद में चल रहा था। तो देखो नाक रेटिंग करती है, कितने लोगों ने वहाँ पे ट्राई किया नई प्रोडक्ट बनाने का, रजिस्टर करने का, है ना। सक्सेस कितना वो अलग चीज़ है, और कितने लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रयास किया, उस बिहार पर क्या करती है, रेटिंग भी करती है, करिकुलम एस्पेक्ट्स भी देती है, टीचर लर्निंग भी प्रोवाइड करती है, तो बहुत सारे काम यहाँ पे ये करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है कि नाक का मूल्यांकन वर्तमान में भारत के सभी निजी सरकारी कॉलेज के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, सभी कॉलेज के लिए नाक की रेटिंग अनिवार्य होती है। दूसरा, नाक
एक्रेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट एंड पेरेंट डिराइव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वालिटी स्टेटस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नाक मान्यता छात्रों अभिभावकों को उच्च शिक्षण संस्थानों को समझने में मदद करती है। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद पढ़ोगे, है ना, और इसका खुद पढ़ के इसका आंसर आप यहाँ पे निकालोगे। मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा। पिरेनीज पर्वत स्पेन के प्रमुख भौतिक पर्वत किस देश में प्राकृतिक स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो पिरेनीज जो पर्वत होते हैं, मैंने आपको बताया यूरोप यहाँ से शुरू अगर होता है, तो ये कंट्री जिसको बोला जाता है क्या? पुर्तगाल। और ये कंट्री इसको बोला जाता है स्पेन। स्पेन बड़ा है, तो पुर्तगाल और स्पेन के बीच में एक पर्वत, इसे पिरेनीज पर्वत बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया स्पेन न्यूज़ में था, क्योंकि उसने अमेरिका को मना किया, इस वजह से थोड़े से जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी हमने यहाँ पर उसका देख लिया। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल